जय श्री राम बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का एक बार फिर से सुधीर ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। कैसे आप सब फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज जो है मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशन चैप्टर लेकर के आया हूं। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग इसका वन शॉट करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये आप बिलीव करिए कि ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपका 7 मार्क्स का है। आज की वीडियो के बाद आपके 7 मार्क्स 101% पक्के हैं अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपके जो 7 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाएंगे, पक्के हो जाएंगे आज। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ रिवीजन भी है, या जिसको कुछ भी नहीं आता है ये वो भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए। और अगर अभी तक लाइक का बटन हिट नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर दीजिए। और अगर अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। सो आई होप कि सब लोग तैयार होंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। जस्ट गिव मी अ मिनट में आपकी स्क्रीन पे सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और आप लोग की स्क्रीन पे सॉल्यूशन विजिबल भी है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। राइट, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे। हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब गैस लिक्विड फॉर्म में हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अंडर हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास कौन कौन सी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल परसेंट फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। इसमें से मोलैरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे हम। और ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइप्स पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, 3 तरह के होते हैं बेसिकली। उसके बाद इधर हमारा रह गया और पढ़ने वाले हम क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे। और इसके नीचे एज़ोट्रोप्स और एज़ोट्रोप्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा फ्लोट चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं लेकर के प्रभु का नाम। एक बार फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, फटाफट से लिख दीजिए जय श्री राम, फिर हम स्टार्ट कर। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टेबल क्या कह रहा है, गैसियस सॉल्यूशंस हैं। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स है इसकी। तो बेटा जी आप बिलीव नहीं करेंगे पर एमसीक्यू डायरेक्ट इस टेबल से पूछा जाता है। ठीक है जी, बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ जेई एग्जाम में भी इस टेबल से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। जेई एग्जाम में भी इस टेबल से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, यानी कि 4 मार्क्स आपके बनते हैं इस टेबल में से सिर्फ। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गैसियस सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, जब सॉल्यूट क्या क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और एग्जांपल उसकी पढ़ेंगे। तो गैसियस सॉल्यूशन की कंडीशन में जो सॉल्यूट होता है वो क्या गैस होता है, और सॉल्वेंट होती है वो गैस होती है। इसका एग्जाम्पल एक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। उसके बाद है गैसियस सॉल्यूशन में लिक्विड जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, सॉलिड कंडीशन में, और जो सॉल्वेंट है यहाँ पे गैस होता है। और इसकी एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एक एग्जांपल है सॉल्यूट जो होता है सॉलिड होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है अपने पास गैस होती है। इसके एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में देखिए सॉल्यूट क्या होता है गैस होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है लिक्विड होता है। इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन फ्रेश वाटर, या वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो उसका एक एग्जांपल है कि जो सॉल्यूट होता है वो गैसेस होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। उसके बाद हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होगा तो उसकी एग्जांपल क्या है, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद सॉलिड और क्या होता है, ग्लूकोज
जो वाटर में हम घोलते हैं, वो एक इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होता है, सॉल्यूट हमारे पास गैस होता है, सॉल्वेंट सॉलिड होता है। तो इसका एग्जाम्पल है सॉलिड ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम, ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो है सॉलिड होगा। तो इसकी एग्जांपल है एमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम। जो एमलगम होता है ना, मरकरी और सोडियम से जो बनता है, उसको हम लोग एमलगम बोलते हैं। तो ये उसके वो एक एग्जांपल है इसकी। उसके बाद अपने पास सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और सॉलिड ही क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। यानी कि सॉलिड सॉलिड की कंडीशन पे उसकी एग्जांपल क्या है, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। जो कॉपर डिसॉल्व्ड होगी गोल्ड में, वो इसकी एक एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। तो ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इससे आपकी बोर्ड में भी एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, और जेई में तो इससे क्वेश्चन जो है आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहला हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से लेते हैं, और ये 2015 में, 12 में, 10 में, दिल्ली 2012 में 1 मार्क में पूछा गया है। इसका फॉर्मूला या कुछ भी, ठीक है, पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मोल फ्रैक्शन जो है किसी कंपोनेंट का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये हमारा बेसिकली होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग आगे लिख देते हैं क्या, अगर आपने एक्स ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, एक मिनट। एक मिनट जी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मुझे मेरा कर्सर नहीं दिख रहा, मेरा कर्सर, ठीक है जी, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, सॉरी बच्चे। हाँ जी, देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या होता है, अगर आपने एक्स से निकालना हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक मिनट, पेन कहाँ गया, ये देखिए, अगर आपने एक्स ए निकालना हुआ तो उस केस में क्या होता है, एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, ये होता है, ठीक है जी। जैसे नीचे दिया हुआ है, फॉर ए बाइनरी मिक्सचर, किसी बाइनरी मिक्सचर के लिए जिसमें कंपोनेंट ए और बी हैं, अगर नंबर ऑफ मोल जो है ए और बी के वो एन ए और एन बी है, ठीक है, तो मोल की क्या होगी, एक्स से अगर निकालना तो ये क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन बी की अगर निकालनी हो तो क्या होगी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन जो होता है वो एक मिनट में लिखता हूँ इसको, हाँ जी, देखिए ये कैसे लिखेंगे हम, अगर मोल्स कैसे निकालने होते हैं, तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी भी कंपाउंड का गिवन मास जो होता है उसको अगर मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो किसी भी बाइनरी मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर हम दोनों को ऐड कर दें 1 के बराबर होती है। याद रखिएगा, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी, वो यूनिटी होता है। ये आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल है, एक मिक्सचर जो है दो गैसेस का जिसके कंपोनेंट N2 और O2 है, जिसका नंबर ऑफ मोल जो है 10 ग्राम 10 और 20 है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखिए, अगर N2 की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन एक्स N2 प्लस NO2, ये हो जाएगा ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या है, 10 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का नीचे देखिए N2 का क्या है, 10 है, और O2 का 20 है, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, सॉरी 10/30 हो जाएगा ना, 10/30 हो जाएगा। तो कटिंग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स O2 निकालना हो तो क्या करोगे, 1 माइनस क्या करोगे, एक्स N2, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1/3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ये लीजिए आंसर कितना हो गया, 2/3। इस तरीके से निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मास परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट क्या होती है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइड करते हैं उसको सॉल्यूशन से। तो ये हमारे पास होता है क्या, मास कंपोनेंट, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। देखिए जो 10% ग्लूकोज है वाटर में, उसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व हो रही है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, जिस जो 90 ग्राम सॉल्यूशन बन रहा है। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे हो और 90 ग्राम आप वाटर मिला रहे हो, तब जाके हमारे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज है हमारे पास। हाँ जी, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, एक मिनट। हाँ जी, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ, किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम उसको डिवाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम से, तो ये हमारे पास बन जाता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा सबको। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। इसकी एग्जांपल लेते हैं, 10 इथेनॉल जो है वाटर में, इसका मतलब है कि 10 ml जो इथेनॉल है वो डिसॉल्व किया गया है टोटल वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम होगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या आती है, ये बेटा जी मास ऑफ सोल्यूट का, ठीक है, जो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसकी रेशो होती है। जो मास ऑफ सोल्यूट है जो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये कब यूज होता है, इट इज यूज्ड व्हेन सोल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम हो, उस टाइम पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड करते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं और उसको इंटू 10 की पावर 6 करते हैं, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है तो 10 की पावर 6 क्या होता है, मिलियन होता है, इसलिए हम इसको 10 की पावर 6 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे हाँ जी, देखिए आगे है हमारे पास, बेटर ना करो, वॉल्यूम हो गया, मास बाय मास हो गया, पार्ट्स पर मिलियन भी हो गया। आगे थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखिए, ये भी देखते हैं क्या लिखा है। द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू मास, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन की, उसको हम लोग वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मास टू मास, मास टू वॉल्यूम और वेट टू मास भी शो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, इसको इनटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वाली चीज। उसके बाद अगर हमने पार्ट्स पर मिलियन निकालना है वेट ऑन वॉल्यूम का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 6 से। आगे है फिफ्थ है पार्ट्स पर मिलियन O2। देखिए एक एग्जांपल दी गई है, पीएम जो है O2 का डिसॉल्व किया गया, देखिए मास जो है 5.8 ग्राम है O2 का और डिसॉल्व किया गया इसको 10 ग्राम सी वाटर में, ये इसकी एक एग्जांपल है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। देखिए कंसंट्रेशन होती है ना पॉल्यूटेंट्स की वाटर में या एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग पीपीएम से ही शो करते हैं या बताते हैं। आगे है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है, C2H6O2 होता है, एक सेकेंड, C2H6O2 होता है, ठीक है। ओ हो, हाँ जी, क्या होता है, C2H6O2 होता है, C2H6O2 होता है। तो देखिए अब हमारे को क्या कहा है, इसमें 20 ग्राम क्या है, C2H6O2 है मास के हिसाब से। तो देखिए 20% ऑफ C2H6O2 का मतलब है कि 20 C2H6 प्रेजेंट है 80 ग्राम वाटर में, इसका मतलब ये है। तो मोलर मास क्या होता है जी C2H6O2 का,
देखिए 2 into 12, क्योंकि कार्बन का मास नंबर 12 होता है, मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 into 6 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 into 2 ऐड कर दीजिए, 62 आ गया। आगे देखिए मोल्स निकालिए C2H6O2 के, तो मोल्स गिवन मास कितना है जी 20 ग्राम है, मोलर मास कितना है 62 ग्राम है, तो कितना हो गया 0.322 मोल हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया एन ग्लाइकोल हो गया। ठीक है, मतलब मोल्स हो गए किसके ग्लाइकोल के। आगे मोल्स निकालिए वाटर के, गिवन मास कितना है जी 80 ग्राम है। ठीक है, और इसका मास क्या होता है 18 ग्राम, इसको डिवाइड कीजिए 4.444 मोल आ गया, यानी कि ये किसका है एन है वाटर का। मोल्स को एन से डिनोट करते हैं ना हम लोग। ठीक है, मोल्स को किससे करते हैं एन से करते हैं, किससे करते हैं कशिश एन से करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा जी, मोल फ्रैक्शन होगा एन ग्लाइकोल अपॉन एन ग्लाइकोल प्लस एन वाटर। देखिए जो जो लिखा है इसको भरिए, ऐड डिवाइड कीजिए, 0.062 आपके पास आंसर आ गया। अब एक्स वाटर निकालना है, एक्स वाटर कैसे निकलेगा 1 माइनस कर दीजिए, सिंपल ऐसे आ जाएगा, या तो सारा वही पहाड़ा पढ़ के जैसे ऊपर भी आ जाएगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी क्या होती है बेटा जी, मोलरिटी होती है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं मोलरिटी। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला है हमारे पास, मोलरिटी क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इन लीटर में होगा तो ठीक है, अगर ml में होगा तो इसको क्या करोगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। चलिए अगर यहाँ पे ये लीटर में नहीं होगा ml में हुआ तो उस केस में आप इसको क्या करोगे, उस केस में इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यूनिट क्या होता है इसका ये देख लीजिए, मोल पर लीटर होता है, आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए 0.25 मोल सोल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.25 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर सोल्यूशन में, याद रखिएगा। आगे कैलकुलेट करना है मोलरिटी सोल्यूशन का, जिसमें 5 ग्राम हाइड्रोक्साइड है और 450 ml उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन, ठीक है, तो मैं मोलर मास 40 है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया। इस तरह दूसरे के निकालिए वाटर के, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 लीटर में सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 1 लीटर में, तो देखिए कितना मास दिया है 450 और 1 लीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है, तो 450/1000 हो गया, तो इसको ये कितना लीटर बन गया 0.45 लीटर बन गया। तो इसको हमने बेसिकली लीटर में बदलना ना, हम लीटर से डील करते होते हैं ना, तो 450 ml है तो ml को लीटर में करिए, बदल लिया। उसके बाद मोलरिटी का आती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भरिए, आंसर कितना आ जाएगा, ये लीजिए आपके पास आंसर आ गया। अब 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट। एक जो सोल्यूशन है बेटा ग्लूकोज का उसको लेवल किया गया क्या 10% बाय वेट कहा गया। कहने का मतलब क्या है इसका कि सोल्यूशन जो है ग्लूकोज का वाटर में उसको 10% बाय वेट का मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो व्हाट वुड बी मोलरिटी, देखिए मोलर मास ग्लूकोज का दिया है, तो देखिए पहले तो वाटर का आप मोल्स निकालिए, मोलरिटी मोल्स निकालिए। तो देखो वेट ऑफ वाटर मैंने पहले बता दिया 90 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, और आपको 10 ग्राम ये तो ठीक है। मोल्स देखिए मोल निकालिए सॉल्यूट के, तो देखिए गिवन मास क्या है 10 ग्राम है, ठीक है, तो 10 ग्राम हो जाएगा। आपको तो दिया हुआ है ग्लूकोज का मोलर मास 180, तो ये कितना हो जाएगा 10/180 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए 90 ग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे हमें किलोग्राम में चाहिए होता है, राइट। जब किलोग्राम में चाहिए होगा अच्छा सॉरी ये मोलरिटी है, हमने ऊपर मोलरिटी पढ़ा था, राइट। हाँ ये देखिए मोलरिटी रहे हैं, मोलरिटी कर रहे हैं, तो मोलरिटी क्या होती है मैं उससे पहले ये बता दूं आपको। मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, ये होता है हमारे पास मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी अलग जी, एक छोटे से अक्षर से सारा कुछ बदल जा रहा है। तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में होगा तो देन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर ये ml में होगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए गिवन मास 10 था, मोलर मास 180 था, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। नीचे ये ग्राम 90 ग्राम होगा ना इसका वेट, 90/1000 करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा
0.61 मोल पर केजी। आगे बढ़ते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी का कंसेप्ट मैंने ऊपर बता ही दिया, यूनिट क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। एक ml सोल्यूशन KCl का मतलब है कि एक मोल KCl जो है 74.5 ग्राम है, वो डिजोल्व है 1 किलोग्राम वाटर में। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ दिस इन दिस। तो बेटा जी ये आप खुद निकालेंगे, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया, आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, मेन एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलालिटी। एडवांटेज क्या है मोलालिटी के, मोलालिटी के ओवर ऊपर, ठीक है। तो देखिए मोलालिटी जो है वो चेंज नहीं होती है किसी भी टेम्परेचर के चेंज के साथ। मोलालिटी जो है ये बेटा आपको एमसीक्यू में पूछा सकता है, ये देखिए ये वाला, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जिसपे लाइन लून मारा। मोलालिटी जो है चेंज नहीं होती है टेम्परेचर में चेंज के साथ, जबकि जो मोलालिटी है वो कम हो जाती है टेम्परेचर में राइज के साथ, ये याद रखना। मोलालिटी जो है इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, लेकिन मोलालिटी जो है डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, तो ये याद रखना, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, पर मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टेम्परेचर से, या ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन मास जो है क्या हो जाएगा, सेम रहता है, दैट इज द रीजन। आगे रिलेशनशिप हमने पढ़नी है डेंसिटी मोलालिटी और मोलालिटी के बीच। तो देखिए रिलेशनशिप क्या है, मोलालिटी डेंसिटी और मोलालिटी, ये है देखिए जो मोलालिटी होती है, ये जो है ये हमारे पास मोलालिटी है, ठीक है, और ये कैपिटल एम जो है मोलालिटी है, ठीक है। तो देखिए एम जो होता है मोलालिटी होती है मोलालिटी इंटू 1000 अपना 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू M2, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नो नीड टू मेमोराइज। उसका रीजन ये है कि इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन जेई मेंस में इसके ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नो नीड टू क्रैम इट। बोर्ड्स में आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पर आप फिर भी याद कर लेना, इजी है, ठीक है, क्योंकि क्या पता पूछ लिया जाए तो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है सच। आगे बढ़ते फिर, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो सर कह रहे होंगे सर अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो करा क्यों रहे हो, वाह वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 9.8% वेट पर वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, क्या है ये H2SO4 है, हाँ H2SO4 है, सॉरी। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, अगर मोलर मास दिया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए 9.8% सोल्यूशन का मतलब है 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, ये चीज क्लियर होगी। अब डेंसिटी क्या होती है, कितनी है दी हुई है आपको, और वॉल्यूम जो है क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, जब यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको दिया सोल्यूशन का मास कितना 100 है, डेंसिटी 1.02 है, तो इतना लीटर आपका वॉल्यूम आ गया। चलिए आगे, मोल ऑफ H2SO4 निकालिए, कितना आ जाएगा, वैल्यू करिए 0.1 मोल आ गया। मोलारिटी निकालिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीजिए 1.02 मोलर आपकी क्या आ गई, मोलारिटी आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज, बेटा एक बात याद रखना, मोलारिटी और मोलारिटी से ही इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना इसको। The volume of glucose in water is labeled as 10% mass. What would be the molality and molality of solution? मोलालिटी और मोलालिटी दोनों निकालनी है। जब तक मुझे आप एक बार 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं जरा देख लूँ सब सही चल रहा है क्या है ना, मैं आउट ऑफ वीडियो हो जाता हूँ कई बार, आई मीन इन द आउट ऑफ वीडियो का मतलब है कि मैं देखता नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। देखिए गड़बड़ हो ही गई है, इसका ये हिल गया है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ना 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 सही सही चल रहा है, सही चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखिए, तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, देखिए 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि मास जो है ग्लूकोज का 10 ग्राम है, मास जो सॉल्यूशन का है वो 100 ग्राम है, और मास जो है सॉल्वेंट का वो 90 ग्राम है, ये इसका मतलब है। डेंसिटी दे रखी है, अब वॉल्यूम क्या होता है जी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, तो इसमें भरिए तो आपके पास आ गया वॉल्यूम, ठीक है। अब ये ml में आया, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, ये लीटर में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब मोलर मास, एक मिनट, मोलर मास जो है ग्लूकोज का वो क्या होता है 100 ग्राम होता है, ठीक है, C6H12O6 यही होता है ना ग्लूकोज, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया
100 ग्राम आ गया। ठीक है, आगे मोलैरिटी क्या आती है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसको भरिए 0.067 आ गया। अब मोलैरिटी जो है आप खुद कैलकुलेट करके आप बताएंगे मुझे, ठीक है। आगे जी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या आती है देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, जो डिसॉल्व हो सकती है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जो हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बेसिकली सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना कुछ चीज घुल सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, 1 लीटर पानी में, चलिए आज नींबू पानी बनाते हैं जरा। देखिए 1 लीटर आप पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में मान लीजिए आप 100 ग्राम चीनी डाल देते हैं, ठीक है। तो उस चीनी की मतलब उसमें ना क्या है, देखिए इसमें चीनी क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉरी गलत बोल दिया, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है। शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है, इतनी बात पता लगी। तो देखिए अब यहाँ पे आप 100 ग्राम चीनी डाल रहे हैं पानी में, ठीक है, तो उसको चलिए घोल सकते हैं, घोल दिया। पर अगर 100 ग्राम के बाद अगर आप और 100 ग्राम डालें, क्या उतनी जल्दी घुल जाएगी, नहीं घुलती है, ठीक है। चलिए उसको जैसे तैसे घोल दिया, उसके बाद फिर आप 100 ग्राम डाल रहे हैं, पर वो नहीं घुलेगी, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की क्षमता होती है कोई चीज की कि वो कितना उसमें घुल सकता है, ठीक है। तो शुगर इतनी ज्यादा 1 लीटर में नहीं घुल सकती, ठीक है, ये है आपकी सॉल्युबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो, सेम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। दोबारा समझते हैं, जब आप किसी सॉलिड सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन में, इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड, एक सेकंड बेटा, हाँ जी, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन collide with solid solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. आपने बहुत बार सुना होगा क्रिस्टलाइजेशन, पर होता क्या है, तो सुनिए क्या होता है। जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में कोलाइड करते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल जो है ना उनके साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, तो जो वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये देखिए, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नो सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। किसी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो इक्वल होंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं उसके। कहने का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, होता है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। एट दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम concentration of solute in solution will remain constant at टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है कि किसी डायनामिक या इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जो सॉल्यूट की है सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट रहेगी किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसी इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट जो है ना घोले जा सके उस टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड। किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर और सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं ऐड किए जा सकते उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब जैसे मैंने चीनी वाला बताया था, चीनी वाले में क्या है, 300 ग्राम चीनी आपने डाल दी, उसके बाद क्या कहा था मैंने, सैचुरेट हो गया, मतलब इसके बाद और नहीं डाल सकते। पर अगर उसमें और चीनी घोल सकते हैं तो वो हो जाएगा क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे।
in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic। अगर किसी saturated solution में जो dissolution process है एंडोथर्मिक हुआ, यानी कि डेल्टा एच जो है ज्यादा हुआ जीरो से, उस केस में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी भी जो है, तो मतलब इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ये याद रखना। आपको ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझ लीजिए। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, याद रखिएगा। आगे है फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए अगर डेल्टा एच इज लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो इंक्रीज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ये याद रखना। ये बेटा जी आपके जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, इस बात का याद रखना। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आगे है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स में जब लिक्विड्स में होते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता। आगे है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर है सबसे पहले पढ़ेंगे जो गैस इन लिक्विड को अफेक्ट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो बेटा जी नेचर ऑफ गैस होता है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है। दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड है, तीसरा टेम्परेचर है, चौथा प्रेशर है। ये चार चीजें जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करती हैं, ये आपको आना चाहिए, ये पूछ सकते हैं। आगे हेनरी लॉ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हेनरी लॉ इज very very important, so listen to it carefully. The solubility of a gas in liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved. Henry law क्या कहता है, देखिए solubility of gas जो है लिक्विड में किसी गिवन टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एट विच इट इज डिजॉल्व्ड, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की किसी गिवन टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर जिसमें गैस डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। इसको जरा अभी मैथमेटिकल नोटेशन से समझते हैं, अच्छे समझ आएगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन x यूज करते हैं किसी गैस के लिए, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है उस गैस का वो होता है KH इंटू एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे जो KH है वो होता है हेनरी लॉज कॉन्स्टेंट, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको। KH जो है हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट होता है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा जी KH इंटू एक्स, जहां पे x जो है मोल फ्रैक्शन है, h जो है मोल फ्रैक्शन है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या कह रहा है सुनिए, KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस मींस दैट डिफरेंट गैसेस KH वैल्यू। कह रहा है कि जो KH जो है फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का, जिसका मतलब है कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग KH की वैल्यू होगी। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। जितनी ज्यादा KH होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे KH जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/x यानी मोल फ्रैक्शन के। ये भी पूछ सकता है KH जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अब यूनिट क्या है KH का, तो यूनिट क्या है KH का, जो यूनिट होगा प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक पर टॉर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पर टॉर, सॉरी एटमॉस्फेरिक होगा इसका, ठीक है, एटमॉस्फेरिक या टॉर दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। अब देखो आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ सा बना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है HCl का पर टॉर, ठीक है, मतलब टॉर में, और इधर मोल फ्रैक्शन है। तो देखिए एक कांस्टेंट आ रहा है ना, तो दिस इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, KH जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, यानी कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा। जिसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है। और जो ऊपर रिएक्शन दी है O2 वाली, वो क्या है, ज्यादा डिजोल्व होगी कोल्ड वाटर में गर्म वाटर से। जो O2 है वो वाटर में ज्यादा डिजोल्व होगा कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में, ना कि गर्म वाटर में। सो aquatic स्पीसीज जो होते हैं ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में देन वार्म वाटर।
जो एक्वाटिक स्पीसीज, जो पानी में रहते हैं जीव, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ना कि वार्म में, ये पूछा जा सकता है। आगे है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये बेटा आया हुआ है बोर्ड में कई बार, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। तो देखिए, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज ए सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये क्या करता है, सॉल्युबिलिटी जो है CO2 की उसको इंक्रीज कर देता है सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में, और बोतल जो है सील कर दी जाती है हाई प्रेशर के साथ। आगे हाई एल्टीट्यूड्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि जो लो कंसंट्रेशन का ब्लड में हो जाता है, और लो ब्लड जो है ऑक्सीजन में क्या वीक कर देता है, ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, सही से सोच नहीं पाते। हाई प्रेशर में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की ब्लड में कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो क्लाइंबर्स वगैरह जो चढ़ते हैं पहाड़ों में, उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। आगे सिम्टम्स हैं कुछ अनेक्सिया, यहाँ मतलब एक बीमारी होती है अनेक्सिया, जो मतलब सांस नहीं ले पाते, सही से सोच नहीं पाते, इस बीमारी को बोलते हैं अनेक्सिया, ये लिखा हुआ अनेक्सिया, ठीक है। अब सिम्टम्स पढ़ेंगे अनेक्सिया की, मतलब ये जो कंडीशन को बताइए किसके थे, अनेक्सिया की कंडीशन थी। आगे है इथेन, जो है एक बार है सॉल्यूशन जो है इतना इथेन है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है, देखिए बात को समझते हैं। हेनरी लॉ के हिसाब से जो मास ऑफ इथेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है हमने, M1 क्या होगा, KH इंटू P2 होगा। तो M1 आपको दिया हुआ है कितना, ये देखिए, ये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, और KH की जगह हमने निकालना है, KH पार्शियल प्रेशर जो है 1 बार है, तो ये 1 बार हो गया। दूसरा है पार्शियल प्रेशर गैस M2 का, P2 का, तो यहाँ पे देखिए M2 अपॉन KH हो जाएगा, क्योंकि देखिए M1 जो था क्या था, M1 वाज इक्वल टू KH इंटू P, है ना। तो इसी से अगर आप क्या निकालना चाहें, P निकालना चाहें, तो ये P क्या हो जाएगा, M अपॉन KH, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू भरिए, इतना बार आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप भरिए यहाँ पे, तो आपके पास KH की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ N2 gas is bubbled through water at this temperature, how many millimeter of N2 gas would dissolve in 1 liter solution? Assume N2 exerts a partial pressure of this, given KH is this। तो सिंपल है बेटा, KH ये जो पार्शियल प्रेशर निकालना है नाइट्रोजन का, वो क्या होगा, KH इंटू XN2। तो मोल फ्रैक्शन निकालिए बेटा जी, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर, सॉरी किसका निकालना है, H2 का, N2 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, N2 ओवर दोनों गैसेस का, N2 प्लस H2, सॉरी N2 प्लस दूसरी गैस कौन सी है देख लीजिएगा जो भी है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के बाद क्या करोगे, इसके लिए हमें मोल चाहिए होंगे, तो मोल्स कैसे निकालोगे, ये लीजिए मोल्स आ जाएंगे 55.5, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन जो है N2 की कितनी हो जाएगी, H अपॉन 55.5। लेकिन इस केस में जो मोल फ्रैक्शन है H की बहुत 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 कम है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से, तो इसको नेगलेक्ट करके 1 मान लेंगे। तो जब इसको 1 मान लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, H अगर यहाँ से निकालना चाहो तो XN2 55.5 इज इक्वल टू N, तो N कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब N कितना मिलीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। पार्शियल प्रेशर जो होता है वेपर का इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के साथ गिवन टेम्परेचर में, वो होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है वो बराबर होता है, इक्विलिब्रियम में ये होता है। इसकी एग्जांपल है H2O जो है लिक्विड से गैस में बदलता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो है यहाँ पे ये ऐसे निकलेगा, और प्योर H2O के लिए, लिक्विड के लिए PH2O जो है 1 होगा, ये भी याद रखिएगा। तो Kp यहाँ पे PH2O हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी H2O की, तो इसलिए इसका वैल्यू PH2O हो जाएगा अकेला, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा अकेला। लिक्विड वेपर के लिए जो वेपर प्रेशर है इक्विलिब्रियम होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे। तो अगर मैग्नीट्यूड जो फोर्सेस का लिक्विड में वो कम होगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाई वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि लूजली होल्ड मॉलिक्यूल जो है वो स्केप करेंगे काफी इजीली वेपर फेस में, ठीक है।
और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लिक्विड जो है जिसकी हाई वेपर प्रेशर होगी वो बॉइल करेगा लो टेम्परेचर पे। कहने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेपर प्रेशर के। आगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे आता है जी राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर का, हर एक कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। कहने का मतलब है अगर कोई बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है और P1 P2 है, ठीक है, तो लिक्विड 1 लिक्विड 2 का जो रिस्पेक्टिवली x1 x2 जो है उसके मोल फ्रैक्शन है, तो लिक्विड 1 लिक्विड 2 जो है सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है, तो इस केस के लिए लिक्विड 2 के लिए अगर निकालें तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, तो यहाँ पे P2 का अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P2x2। ठीक है, और अगर इस लिक्विड 1 के लिए निकालोगे पार्शियल प्रेशर तो हो जाएगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर आएगा इस पहले वाले के लिए कितना, P0 x1, और इसके लिए हो जाएगा P0 x2। तो अगर P1 नॉट जो है वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, ठीक है, और P2 नॉट क्या वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड 2 का। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ का पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है, एक सेकेंड, टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन फेस इन द कंटेनर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब किसी कंटेनर में अगर P1 P2 सॉल्यूशन प्रेशर है तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है उनको अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये किसका, डाल्टन का लॉ है पार्शियल प्रेशर वाला, +1 में पढ़ा था आपने। तो P टोटल क्या आ जाएगा, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 1 माइनस x2 कर दोगे, P1 नॉट प्लस P2x2। तो यहां से अगर P1 नॉट प्लस इसको क्या करोगे, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको सीधा आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना आप। तो देखिए y जो है mx प्लस c होता है, ये ग्राफ देखिए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए और जेई के लिए, दोनों के लिए। तो वेपर प्रेशर ये इधर है, मोल फ्रैक्शन इधर है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपका P1 नॉट आ रहा है। ठीक है, तो P1 नॉट जो है ये P1 के लिए है, P2 के लिए है, ये वाला जो है P1 के लिए। तो देखिए इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जा रहा है हमारे पास, P टोटल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर y1 y2 जो है मोल फ्रैक्शन है लिक्विड 1 और 2 के, तो वेपर फेस है में, तो डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहता है, P1 विल बी इक्वल टू y1 P टोटल और P2 क्या हो जाएगा y2 P टोटल। तो इक्विलिब्रियम में वेपर फेस में जो वेपर फेस जो है हमेशा रिच कंपोनेंट में होगा, जिसमें जो मोर वोलेटाइल होगा। ठीक है, आगे अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड ए और बी का दिया हुआ है इतना, ठीक है, टेम्परेचर इतने पे हमने कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर का, अगर टोटल प्रेशर जो है इतना है, और क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेस में। तो देखिए P आपको दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिया है और बी का भी दिया है, और P टोटल भी दिया है। आपने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालनी है, एक्स ए की, बी की, ये सब निकालना है। तो देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए। इसमें क्या क्या पता है, P टोटल पता है, PA नॉट पता है, PB नॉट पता है, जो पता है भर दीजिए। बच गया x से, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगी, यहां से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.40 आ जाएगी। अब मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस कर दोगे इसमें से, तो वो आ गया। अब देखिए आगे बढ़िए, P जो है क्या होता है, x से PA नॉट होता है, PB होता है XB PB नॉट, वैल्यू भरिए, ये लीजिए, वो भी आ गई, पार्शियल प्रेशर आ गए दोनों के। अब PA क्या होता है, YA P टोटल, ठीक है, तो YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेस, तो ये लीजिए ये ऐसे निकल आएगा। अब PB क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर है ना, तो ये देखिए YB कैसे निकले, ये कैसे निकलेगा, YB क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो ये ऐसे निकल आएगा, ये लीजिए वेपर फेस में। तो यहाँ पे याद क्या रखने वाली क्वेश्चन चीज है कि YB जो है हमेशा ज्यादा होगा YA से, ठीक है, क्योंकि वेपर फेस में जो रिच कंपोनेंट है, ठीक है, वो लिक्विड है, तो बी जो है यहाँ पे मोर वोलेटाइल होगा ए से। आगे राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो राउल्ट लॉ जो है एक स्पेशल केस ही बनता है इसका हेनरी लॉ के तौर पे। कैसे, राउल्ट लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो क्या होना चाहिए, P इज इक्वल टू एक्स P नॉट, हमने पढ़ा था, है ना। अब सोल्यूशन जो है गैस का लिक्विड में, अगर इसका एक कंपोनेंट जो है बहुत वोलेटाइल है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है गैस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, यानी कि P विल बी इक्वल टू KHX। ये हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, ये हमारा हेनरी लॉ है,
और ये क्या है, राउल्ट लॉ है। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो व्हेन KH बिकम इक्वल टू P नॉट बोथ आर कांस्टेंट फॉर ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो राउल्ट लॉ क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी लॉ का। समझ गए, ये था स्पेशल केस हेनरी लॉ का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल में, राउल्ट लॉ के हिसाब से बेस पे। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, देखिए समझते हैं जरा। देखिए आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं कौन से होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। बेटा जी बहुत बार एग्जाम में इसका डिफरेंस आया हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है एज इट इज, खाली आपसे क्या कहा गया है कि इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ ओबे करते होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को उसको बोलते हैं नॉन। आगे राउल्ट आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्स एक्स से पी ए नॉट, और पीबी क्या होगा, सॉरी टोटल प्रेशर जो होगा है ना, वो एक्स बी पीबी होगा, पीबी नॉट होगा। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। आगे थर्ड है कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी जो होता है वो होता है सॉल्यूशन ए बी। वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए बी के बीच में वो सेम होती है ए और ए बी के बीच में। मतलब कहने का मतलब है ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, और बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम रहेगी, यानी कि एफ ए माइनस बी जो है वो हो जाएगी एफ ए माइनस ए और एफ बी माइनस बी। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपोनेंट ए और बी का जो है, ठीक है, सोल्यूशन में, तो जो फोर्स है वो इक्वल नहीं होगी तीनों की, यानी कि एफ ए माइनस बी, यानी कि इसमें अगर ए ए बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और बी बी बन रहा है या ए बी बन रहा है, तो इन सब की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होगी। आगे देखिए, ऑन मिक्सिंग देयर इज नो एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो कोई एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज नहीं आती। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप नॉन आइडियल को मिक्स करते हो तो इंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज जो है नॉट इक्वल टू, सॉरी इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इस केस में ये, सॉरी इस केस में इक्वल टू जीरो होगा। कंफ्यूजन, मतलब गलत बोला इसमें। देखिए आइडियल वाले में ये डेल्टा एच डेल्टा बी जीरो के बराबर होंगे, लेकिन नॉन आइडियल में इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी बेटा याद करनी, एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल इसकी एन हेक्सेन एंड नेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टोल्यून, ये इसकी एग्जाम्पल है। लेकिन नॉन आइडियल की एग्जाम्पल है H2 और इथेनॉल, वाटर एंड CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म और CCl4, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, दो अब आगे जो है फर्दर जो है हम नॉन आइडियल को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो मान लीजिए ए बी बॉन्ड बना है तो ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन। देखिए जो पॉजिटिव डेरिवेशन है इसमें जो ए और बी की इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है ए और बी बी के इंटरेक्शन से, तो इसी कारण जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है पॉजिटिव डेरिवेशन में। ठीक है, क्या होता है ये याद रखना, वेपर प्रेशर हमेशा इंक्रीज होता है किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट मैं चार्जर लगा लूं जरा लैपटॉप में, अदरवाइज बंद हो जाएगा ये, एक मिनट दीजिए बस। हाँ जी, एक सेकंड। एक मिनट दीजिए। एक मिनट दीजिए बेटा, चल नहीं रहा ये, एक मिनट दीजिए आप।
एक मिनट जी, एक मिनट। डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। बट इट इज नॉट वर्किंग। एक मिनट रुकिए यार आप। इट इज नॉट वर्किंग नाउ ऑल्सो। हम चला के रहेंगे। एक मिनट जी। इज नॉट। अभी भी बेटा जी काम नहीं कर रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बाकी एक मिनट सही चल रहा है। हाँ ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा जैसे जैसे पॉजिटिव रेडिएशन मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। आगे जो पी टोटल है इस केस में यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है टोटल का वो ज्यादा होता है एक्स ए और पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट से। मतलब जो पार्शियल प्रेशर है दोनों कंपोनेंट्स का उसका अगर हम सम करें तो जो पी टोटल है वो ज्यादा होगा इस केस में। ठीक है। आगे लिक्विड ए और लिक्विड बी है। ये जो सोल्यूशन बनाते हैं दोनों मिलके एक सोल्यूशन बनाते हैं ए बी। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स का जो होगा वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी मिक्स का जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ये भी 2 मार्क्स में पूछा हुआ है बोर्ड में। आगे इसकी एग्जांपल है H2O प्लस CH3 यानी कि इथोल एसीटोन और इसकी है CH2 और एसीटोन। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 एग्जांपल लिखिए, याद कर लीजिए। आगे है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ए बी इंटरेक्शन जो स्ट्रॉन्गर है ए और ए बी इंटरेक्शन से, ये ऐसा है इसलिए है क्योंकि वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज करता है नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है। पी टोटल जो होगा यहाँ पे लेस होगा किससे, एक्स से पी नॉट एक्स बी पी नॉट से। और डेल्टा एच मिक्स का जो होगा डेल्टा एक्स एच जो होगा वो होगा क्या, नेगेटिव होगा यहाँ पे। और डेल्टा वी मिक्स का क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल है इसकी, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, लर्न कर लीजिए। आगे है a solution CaCl3 and acetone show negative division by in pure water CaCl3 pure acetone there is no hydrogen bonding, but after mixing there is hydrogen bonding between hydrogen of CaCl3 and oxygen of acetone due to strong interaction between solution.
हाँ जी, तो देखिए फ्रैक्शन, हाँ जी देखिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूशन रिजल्ट इन होती है। तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे एग्जांपल बाद है हमारे पास इसलिए ओहो ये क्या हो गया। आगे देखिए थोड़ा सा एक बार इस पे नजर मार लेना, पर याद करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एजियोट्रॉप्स ये इंपॉर्टेंट है, बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिसमें सेम कंपोजिशन हो लिक्विड और वेपर फेज में और वो किसी बॉयल करे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें एक्स से जो है इक्वल होता है वाई एस के और एक्स भी जो है इक्वल होता है वाई बी के। तो ये डायग्राम थोड़ा आप समझना जरूरी है। वेपर प्रेशर दिया है यहाँ पे दिया आपके पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका P1 का प्रेशर है और ये वाला P2 का प्रेशर है। ये जब जहां पे ये वाली जो टर्म है ये क्या दिखा रही है, वेपर प्रेशर दिखा रही है सॉल्यूशन का, और इस वाले केस में क्या है, ये P2 है और ये आपका P1 है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ऐसा होता है, नीचे को डाउन, नीचे को, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज। आगे देखिए कैनॉट बी सेपरेटेड इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो एजियोट्रॉप्स हैं उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते उसके फ्रैक्शनल। यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं एजियोट्रॉप्स के, हम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो ये क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। एग्जाम्पल इसकी आपके सामने लिखी हुई है। आगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, solution that show large negative deviation from Raoult's law from maximum boiling azeotrope at a specific composition. आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, सो इसको ध्यान से देखिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे चलिए बाद में बात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन के। चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाटर वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चार तरह के होते हैं, तो जल्दी से इनको देखते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो करता है कम हो जाता है, दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज नोन एज RLVP। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RL। अगर आप एक्शन मोल है, मोल फ्रैक्शन है, x2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, P विल बी नॉट। ठीक है, जो रिएक्शन है, रिडक्शन है वेपर प्रेशर में, वो कैसे दिखा सकते हैं, P नॉट, यानी P को माइनस कर दें तो हमारे पास रिडक्शन आ जाएगी, तो P नॉट माइनस, अब ये P क्या होता है, x1 P नॉट। यहाँ पे देखिए तो ये क्या बन जाएगा, वन मोल फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, ये होगा 1 माइनस x1 P नॉट। तो अगर यहाँ पे डेल्टा P रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, चेंज निकालनी है इसमें प्रेशर में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P विल बी इक्वल टू x2 P नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा P अपॉन P नॉट जो है इक्वल होता है, इसकी याद रखिएगा, जिसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। आगे मान लीजिए N1 N2 जो है क्या है, नंबर
हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के। तो RLVP क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, और यहाँ से X2 जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, N2 अपॉन N2 प्लस N1। फ्रैक्शन होती क्या है, N1 प्लस N2 और N2 अपॉन N2 प्लस N1, यही होता है। आगे डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 जो है बहुत लेस होती है N1 के लिए, तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, P नॉट माइनस P नॉट, ये क्या होता है N2 अपॉन N1, जैसा कि मैंने बताया नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में देखिए क्या होगा, वेट ऑफ W2 इंटू M1 करेंगे और यहाँ पे M2 इंटू W1 करेंगे। तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये मोल फ्रैक्शन है N2 अपॉन N1 का, क्योंकि N2 का क्या होगा, N2 का क्या होगा मोल फ्रैक्शन, N2 का होगा N2, कोशिश कर रहा हूँ लिखने के, लिख जाता तो नहीं लिखा जाएगा, छोड़िए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, N2 अपॉन N1 है ना, तो N2 की मोल फ्रैक्शन क्या होगा, N2 का होगा क्या, W2 M1। अगर W1 मासिस हैं और M1 M2 क्या है, मोलर मासिस हैं सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट पे लीजिए। अब एक क्वेश्चन दिया आपके पास, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन क्या है, तैयार किया जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके, और 200 ग्राम वाटर में इसको ऐड किया जा रहा है। इसका वेपर प्रेशर जो है इतना दिया है, इतने टेम्परेचर पे हमने मोलर मास सॉल्यूट का पता करना है। तो वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर का इतना है। तो देखिए यहाँ पे W2 दिया है आपको 100 ग्राम, ये क्या है W2 हो गया, ठीक है, और आपको 100 ग्राम 200 ग्राम वाटर, ये आपका W1 हो गया। टोटल क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 31.8 प्लस mm ऑफ Hg हो जाएगा, 31.84 mm ऑफ Hg दिया है ना आपको, ये दिया है। M2 आपने निकालना है, M1 आपको गिवन है, P नॉट आपको गिवन है। सिंपल जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, इसको यूज कीजिए, यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आगे है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इन ए टेम्परेचर एट विच इट्स becomes equal to the atmospheric pressure। हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का किसी टेम्परेचर पे, जब उसके वेपर फेस के बराबर हो जाए, देखिए ऐसा, एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए टेम्परेचर। देखिए बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो होता है जब उसका ऐसा टेम्परेचर जिसपे उसका वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो ज्यादा होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का टेम्परेचर में वो पाया जाता है कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोअर हो रहा है देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इसी सेम टेम्परेचर से। प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस of liquid, if a non-volatile solute is added to or give a solution, then surface has both solute and solvent molecules, so the fraction of surface covered by solvent molecules gets reduced, so number of solvent escaping from surface is reduced, thus vapor pressure is also reduced। कहने का क्या भाव है, सुनिए, अगर किसी प्योर लिक्विड पे इंटायर सरफेस जो है मॉलिक्यूल्स के द्वारा घेर ली जाती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ऐड किया जाएगा किसी और सॉलिड में, लिक्विड में कोई सॉल्यूशन मिले, जो सरफेस है और सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे और सरफेस की किससे कर हो जाएगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से रिड्यूस हो जाएगी, और जो नंबर ऑफ जाएंगे सरफेस को छोड़ने लगेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, तो जो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इसके सरफेस पे देखिए सारे वेव बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये क्या है, इसमें 1 मोल सॉल्वेंट है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का नजारा होगा, ठीक है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों होंगे। तो देखिए ये वेपर प्रेशर शो कर रहा है, इधर क्या है टेम्परेचर है, तो इस केस में देखिए इधर क्या है, ठीक है, ये 1 एटमॉस्फेरिक है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं हम लोग, ये हमारे पास है, ये वाला जो है ये सॉल्वेंट का, ये वाला जो है इस सॉल्वेंट का है,
ये वाला है, ठीक है, टेम्परेचर, आई मीन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का बीच में जो डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा और डेल्टा टीबी, ये जो पॉइंट आ रहा है अपने पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का पॉइंट। आगे है डेल्टा टीबी इज प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी नॉट जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, और टीबी जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का। जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू, किसी डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम मोलैलिटी कह रहा है, ये देखिए डेल्टा टीबी केबी इंटू एम, यानी कि केबी इज एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, और एम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो यूनिट क्या होगा, एम मोलैलिटी का क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, और बी का क्या होता है, किलोग्राम केल्विन, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसके यूनिट्स है। आगे अगर WT ग्राम सोल्यूट जो है ऐड किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो मोलैलिटी है सॉल्यूशन की वो क्या होगी, वो होगी ये, मतलब मोलैलिटी क्या होगी, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट अपॉन 1000, ठीक है। आगे देखिए यहां से ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, डेल्टा टीबी जो है मोलैलिटी की जगह क्या लिख दिया, ये उसको मोलैलिटी निकालने का, ठीक है। तो ये बन गया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, एम का फॉर्मूला ये हो गया, जहां पे मोलर मास सोल्यूट का क्या होगा M2, ये M2 कर, ये बेसिकली हमने M2 और ये टीबी को इधर कर दिया, बस यही है, यहाँ से M2 निकल आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, 18 ग्राम ऑफ मोलर मास दिया है, जा रहा है 1 किलोग्राम वाटर में, ठीक है, सॉस पैन में, इस टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉइल हो जाएगा, ठीक है। अब केबी आपको दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो देखिए W1 यहाँ पे आपको 1 kg दिया है, ये देखिए, ठीक है, वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। W1 बेटा यहाँ पे क्या होता है, W1 जो सॉल्वेंट होता है, और W2 क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, W1 क्या है बेटा, वाटर, ठीक है, और दूसरा W2 क्या है, अब W2 है आपके पास ग्लूकोज, ठीक है, जिसको यानी कि सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट क्या है 18 ग्राम। आगे डेल्टा टीबी दिया है, बी दिया है, मोलर मास भी आपको दे रखा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब डेल्टा टीबी इक्वल टू केवीएम होता है, बी की जगह और एम की जगह क्या, W2 अपॉन M2 इंटू W1, वैल्यूज पुट करिए 0.052 आपके पास केल्विन में आ गया। अभी डेल्टा टीबी निकालना है आपने, ठीक है, तो पहले टीबी आपको दे रखा था, निकालना है, आई थिंक, हाँ टीबी निकालना है हमने, और टीबी नॉट कितना दे रखा था, देखते हैं, ये आपको 5 दे रखा है, इसको पुट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो और हमने निकाला है यहाँ से क्या, टीबी निकाला है, तो टीबी की सॉरी टीबी नहीं, डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ डालिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 373.2 केल्विन, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये आप करके आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है किसी सब्सटेंस का, वो ऐसा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, एक मिनट ये की थिकनेस कम कर लें, हाँ जी, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है या ऐसा टेम्परेचर है कि सब्सटेंस का जिसमें वेपर प्रेशर जो है सब्सटेंस का लिक्विड स्टेज में, ठीक है, वो क्या होता है, वेपर फेज के, ठीक है, वेपर फेज के बराबर होता है सॉलिड फेज में। तो देखिए मतलब कहने का मतलब, जो आप क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं, बर्फ किसमें, लिक्विड में होती है, ठीक है, अगर आप बर्फ जमाते हैं तो क्या है, सॉलिड फेज में हो जाता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है यानी कि वेपर प्रेशर है, जिस पॉइंट पे आपका पानी जम रहा है, ठीक है, और सॉलिड फेस में, उस सॉलिड फेस में जो वेपर प्रेशर होगा उसका, वो उसके बराबर होता है, ठीक है।
उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है सॉल्वेंट का होता है। तो वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट आएगा इसकी प्रेजेंस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में, याद रखना ये। तो ये जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसको कैसे निकालोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू एफ नॉट माइनस टी एफ, जहाँ पे ये टी एफ नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट, टी एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी से, तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ एम, तो डेल्टा टी एफ एफ इंटू दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा। यहाँ पे एम मोलैलिटी है, W2 ओवर M2 अपॉन W1 अपॉन 1000, ठीक है। अब ये ग्राफ देखते हैं जरा, ये आपके पास वेपर प्रेशर है, इधर जो है आपका टेम्परेचर है, ये आप मान लीजिए आपका टेम्परेचर है, ये T1 नॉट टेम्परेचर है, या TF नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, और ये वाला जो है सॉल्यूशन का, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा TF। अब के एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हो, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। आगे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दे रखा है इतना। देखिए ये जो 60 ग्राम ग्लूकोज है ये क्या है आपका W2 है, ये जो है आपका क्या है M1 है, और ये क्या है राइट, सॉरी ये आपका W2 है, W1 है सॉरी, ठीक है। आपने निकालना क्या है फिर, M1 निकालना है, M1 निकालना है। तो देखिए आपको ये देखिए लिखा हुआ क्या क्या दे रखा है हमारे पास, W2 है, M2 है, और ये W1 है। तो मोलैलिटी क्या होगी जी, मोलैलिटी होती है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डालिए मोलैलिटी आ गई इतनी, ठीक है। आगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, वैल्यू डालिए 2.47 आ गया। अब टी एफ नॉट माइनस टी एफ क्या होता है, इतना आप है। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्ट वाटर का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ये चीज खुद से पता होना चाहिए, यहाँ दिया नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का वो 273.15 केल्विन होता है, कि 0 डिग्री सेल्सियस की, बट यहाँ पे हम बात करते हैं केल्विन में। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा, 273.15 माइनस जो हमने निकाला है, इसको माइनस कर दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का आ जाएगा, वो आ जाएगा 270.68 केल्विन। आगे एक और न्यूमेरिकल है ये आप लोग के लिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये वाला भी आप लोग के लिए, ये भी आप खुद कैलकुलेट करके बताएंगे। ग्लूकोज सोल्यूशन ये तो आप करेंगे। आगे है जी ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, समझिए ध्यान से। प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। देखिए जो प्रोसेस है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो का लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग किशमिश यानी कि जिसको रेजिन्स बोल देते हैं, किशमिश को आप लोग अगर पानी में डाल के रखते हैं तो वाटर कहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में फ्लो करता है, यानी कि किशमिश के अंदर पानी भर जाता है ना, वही चीज है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ चले जाता है। तो आगे देखिए हाइड्रोस्टेट डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एक सेकेंड, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो जो क्या है डेवलप हो रहा है, प्रेशर कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है बोर्ड में, इसलिए इसकी ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन टाइप पूछी गई है 2013 और 10 में, इसलिए आपको ये बताया गया है। 2013-10 में नहीं, 11-15 में भी पूछा गया है 1 मार्क में। आगे द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वो प्रेशर जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर जो बताया ये वही है चीज, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको ग्राफ सा ये दे रखा है डायग्राम, इसमें देखिए क्या है, ये एक शक्कर सा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, और इस यहाँ पे ये जो है ना पाइप सा, इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मान लीजिए H हाइट है, ये यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है। ये जो आएगा ना आपका
वो यहाँ पे पाई जो होगी वो एच रो जी होगी। पाई इज एच रो जी, जहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, जहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन होती है, यानी कि कंसंट्रेशन मतलब एन अपॉन वी, है ना, एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, सॉरी एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, एन इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी यानी कि वॉल्यूम, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे ये एक सोल्यूशन मान लीजिए, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये है, यहाँ पे क्या है, अकेला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ से पानी कहाँ फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा। जब यहाँ से ये पाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लगेगा, तो इधर से इधर फ्लो, सोल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होगा। आगे बढ़ते हैं, पाई जो होता है W2 अपॉन M2 अपॉन V भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास W2, मोलर मास M2। ठीक है, ये हो गया। M2 अगर मोलर मास निकालना हो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, W2 RT अपॉन पाई V। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो यूज किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए, जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीमर हो गया, ऐसे। ये आपको पूछा गया था 2 मार्क में, इसलिए बताया गया। आगे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया जा रहा है 0.95 ग्राम ऑफ क्या, जीन जीन फ्रैगमेंट को 35 ml ऑफ वाटर में। ऑस्मोटिक प्रेशर उस टाइम कितना है, इतना है। हमने क्या निकालना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कह रहा है। अच्छा, हमने मोलर मास निकालना है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कभी भी नंबर ऑफ आयंस में यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे नहीं डिपेंड करता। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं। यहाँ पे W2 8.95 इंटू का -3 ग्राम है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है 35 ml है, इसको लीटर में करेंगे तो 35/1000 L हो जाएगा। तो पाई जो होता है वो आपको 0.335 टॉर दे रखा है, ये देखिए, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 0.335 टॉर दे रखा है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए 0.335/760 करेंगे एटमॉस्फेरिक बदलने के लिए, क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक में चाहिए प्रेशर, टॉर में नहीं चाहिए। तो 0.335/760 करेंगे। अभी देखिए टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, 273। तो क्या होता है जी, आपको हमने मतलब केल्विन में बदलना है ना, तो केल्विन बदलने के लिए क्या करना होता है, 273 में जो भी सेल्सियस दिया हो उसको ऐड करते हैं। तो ये लीजिए 298 केल्विन आ जाएगा। पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, इसमें आप इसको पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब ये एक क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, आंसर कमेंट में बताइएगा। आगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आपको बेटा बोर्ड में पूछ लिया है, इसलिए जरूरी है। इससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। चलिए इसको बताता हूँ मैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखिए क्या आती है, इसलिए दिखा रहा हूँ। दो सॉल्यूशन जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो किसी गिवन टेम्परेचर में, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। ध्यान रखिएगा, आइसो आइसो मतलब होता है सेम। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो किसी गिवन टेम्परेचर में, उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। इस सॉल्यूशन is called hypotonic, while a solution having higher osmotic pressure is called hypersonic। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लो हो किसी दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब पता है ना, तो किसी एक सॉल्यूशन का जब दूसरे वाले सॉल्यूशन से कम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कौन सा वाला, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, जबकि ऐसा सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, ये देखिए जैसे ये आइसोटोनिक में क्या है, ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का क्या प्रेशर है, सेम है, इसलिए ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये हाइपरटोनिक में क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इसके अंदर ये ब्लड है ना, ब्लड सेल के अंदर वाटर है। ये देखिए जो ब्लड है इसका प्रेशर कम है और ब्लड का ज्यादा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज सॉरी वाटर का और ब्लड सेल का, दोनों की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल है ऑस्मोटिक at the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass upon volume sodium chloride solution, normal solution, and it is safe to inject
इंट्रोवर्नसली, ठीक है। तो ये इसका किसका एग्जांपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का है। सॉरी, उसका नहीं है, ये है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आगे देखिए, अगर हम प्लेस करते हैं सेल्स को किसी जिसमें 0. तो वाटर क्या होगा, फ्लो होगा सेल्स के और वो श्रिंक कर जाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर कोई सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, इतने से कम है 0.9% से, तो जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हाइपोटोनिक है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो वाटर है वो फ्लो करेगा सेल्स से, जो सेल्स में, ठीक है, जो उसके अंदर प्लेस किया गया है सॉल्यूशन में, और वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, मतलब उसके अंदर पानी भर जाएगा, जो किशमिश वाला केस बताया था वो। आगे रिवर्स ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस जो है आपका प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है। आप लोगों के घर में आरओ लगा होता है, ठीक है, आरओ वाटर फिल्टर, उसमें यही प्रोसेस होता है, यही सिस्टम होता है। क्या होता है सुनिए, ज्यादा समझते हैं। ये प्रेशर होता है जिसमें ऑस्मोटिक किया जाता है सॉल्यूशन के साइड में, ठीक है। जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्लो करता है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के बाहर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ। आरओ में क्या होता है, आपके आरओ सिस्टम में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उसमें जो है, जो लो हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका वाटर जो है फ्लो करता है। देखिए, जो प्रेशर है लार्जर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसी कारण ऐसा होता है। जो प्योर सॉल्वेंट फ्लो कर रहा होता है सोल्यूशन की, सोल्यूशन से बाहर, ठीक है। जैसे देखिए गंदगी होती है ना पानी में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका साफ पानी है, गंदा पानी, दोनों मिक्स होते हैं, वो सोल्यूशन हो गया। तो उसमें से जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो साफ पानी है, वो क्या है, फ्लो हो जाता है, और जो गंदा है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में रहता है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आइसोटोनिक, इनके देखिए डायग्राम देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक के। आगे ये देखिए, ये आपके पास क्या है, आरओ है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा है, ठीक है। इससे क्या है, प्रेशर डालेंगे तो ये गंदा वाटर कह लीजिए, सॉल्ट वाटर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें जब प्रेशर मारेंगे तो जो साफ पानी है उधर फ्रेश वाटर की तरफ आ जाएगा इसमें, और इसमें जो है गंदा पानी रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग उसको पानी को निकाल लेते हैं, तो इस तरह से आपका फिल्टर काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपकी स्क्रीन पे हैं इस लास्ट स्लाइड में। मॉलिक्यूलर का डिटरमाइन किया जाता है ऑस्मोटिक, उसको मेजर करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बताना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है वो एडवांटेज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर एडवांटेज है, क्योंकि जो प्रेशर है उसको मेजर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और मोलरिटी जो है सॉल्यूशन की वो यूज की जाती है मोलरिटी के बजाय, ठीक है। आगे इसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा ज्यादा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। द मैग्नीट्यूड इज लार्ज एज कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा होता है दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से। इवन फॉर डिल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी। आगे आउटर हैंड शेल्स ऑफ, मतलब अंडे को छील लिया गया। वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड प्लेस्ड इन प्योर वाटर, एक एग को प्योर वाटर में रखा गया और दूसरे को रखा गया NaCl के। क्या ऑब्जर्व, क्यों? तो देखिए, जो एग अगर प्लेस कर रहे हैं आप, हाँ सुनिए, जो एग प्लेस किया गया है वाटर में, ठीक है, वो क्या है, वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है प्रोटीन्स की हाई होती है के अंदर, और तो जो वाटर है वो क्या है, डिफ्यूज करेगा किससे, सेमी मेम्ब्रेन से, और एग क्या करेगा, स्वेल, मतलब फूल जाएगा। आगे, एग प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेशन विल श्रिंक ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो आप लोग एग को क्या करेंगे, सॉल्यूशन में रखेंगे, वो श्रिंक कर जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा ऑस्मोसिस के कारण, क्योंकि वाटर क्या है, बाहर निकल आएगा एग, और एग क्या है, श्रिंक हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल है, इस 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर हैविंग molar mass this is isotonic with 0.8
0.8 सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है एक्स का। तो देखिए आपके पास वेट दिया है केन शुगर का, डब्ल्यू एक्स आपको यानी कि क्या नाम है इसका, सब्सटेंस एक्स का वो भी दे रखा है, और केन शुगर का दे रखा है आपको मोल ग्राम मतलब बोलते हैं इसको मोल्स दे रखा है, सॉरी मोलर मास दे रखा है। एक्स का हमने निकालना है। तो इस केस में क्या होगा देखिए, आइसोटोनिक का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो केन शुगर का क्या हो जाएगा पाई एक्स, और केन शुगर का क्या हो जाएगा केन शुगर इंटू आर टी, दैट विल बी इक्वल टू आर टी। मतलब कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर दी, इधर सी शुगर का इधर सी इसका, आर टी दोनों साइड में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बच गई। तो कंसंट्रेशन टर्म्स लगाइए, निकालोगे तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी। ठीक है, एक की तो हमें ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट करिए, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज था ये, देखिए दिमाग लगाने वाली चीज थी। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में क्या होता है सेम प्रेशर होता है, तो इसलिए यहाँ पे इवेल्युएट कर देंगे, इस आपके पास आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आउट ऑफ वन मोल ग्लूकोज एंड 2 मोल ग्लूकोज विच वन हैज हाई बॉइलिंग। 1 मोल ग्लूकोज और 2 मोल ग्लूकोज में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्यों? तो देखिए 2 मोल ग्लूकोज का जो है वो ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्योंकि जो कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। देखिए 2 मोल है ना, तो कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, ज्यादा ही क्या होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये 1 मार्क में पूछा गया, और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 16 में। तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, पढ़ते रहिए, कहर मचाते रहिए, बाय।